सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं दीपिका शेखावत और आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी इज अबाउट यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रोडक्ट्स टू डेवलप यूजफुल एप्लीकेशंस स्पेशली एट एन इंडस्ट्रियल स्केल. Think of it as a toolkit that humans use to produce medicines, improve food, and even tackle environmental issues by using living systems. If we talk about applications of biotechnology, it is used in therapeutics to produce medicines like insulin, vaccines, and other drugs to treat various diseases. In diagnostic, biotechnology helps to develop better and faster tests for disease. It is also used to modify crops which are more resistant to pest, drought resistant and disease resistant. So they are used to produce genetically modified crops. They are used in food processing. They are used in bioremediation and waste treatment. They are used in energy production also. तो अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो काफ़ी पावरफुल टूल है, पावरफुल फील्ड है दैट कंबाइंस बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. वो जो बायोटेक्नोलॉजी है वो फूड का क्वालिटी से लेके हेल्थ केयर तक सब कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करता है. फूड प्रोडक्शन से लेके हेल्थ केयर तक कैसे बायोटेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को बेटर कर रहा है वर्ल्ड वाइड, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशंस हैं. तो जैसे कि हमें पता ही है कि ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ साथ हमेशा फूड की जो डिमांड होती है वो बढ़ती रहती है. जो ट्रेडिशनल मेथड्स है जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसने काफ़ी मदद की है फूड की जो सप्लाई है उसे इंक्रीज करने में बाय यूजिंग इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़ एंड एग्रोकेमिकल्स. एग्रोकेमिकल्स यानी कि फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. लेकिन ये जो अप्रोचेस है इनके खुद के कुछ लिमिट्स होते हैं. ये जो एग्रोकेमिकल्स होते हैं सिर्फ एक्सपेंसिव ही नहीं होते फार्मर्स के लिए, लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट को और ह्यूमन हेल्थ को दोनों को हार्म कर सकते हैं. तो साइंटिस्ट ने अदर मेथड्स को एक्सप्लोर किया जिसकी वजह से वो फूड का जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज कर सके और जो एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ को डैमेज होता है उसे कम कर सके. तो ऐसे 3 मेन अप्रोचेस ढूंढे गए जिससे जो फूड का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके. उसमें सबसे पहला था एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर. ये टोटली रिलाई करता है फर्टिलाइजर्स पे और पेस्टिसाइड्स पे ताकि जो ईल्ड होता है उसे इंक्रीज किया जा सके. लेकिन अगर इन केमिकल्स का ओवर यूज़ किया जाए तो ये हार्मफुल भी हो सकते हैं और एक्सपेंसिव तो होते ही हैं. उसके बाद दूसरा जो है वो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरल प्रोसेसेस और मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है क्रॉप की ग्रोथ के लिए सच एज कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल. ये जो है एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है लेकिन ये हमेशा जो है हाई इनफ ईल्ड जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है. उसके बाद आते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. यहाँ पे क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी जो है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है. यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करके साइंटिस्ट ने ऐसे प्लांट्स क्रिएट किए जिनमें डिज़ायर्ड ट्रेट्स होते थे जो हेल्प करते हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में और जो डिपेंडेंसी होती है केमिकल्स के लिए उसे रिड्यूस भी करते हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे वो टेक्निक्स जो बूस्ट करती है क्रॉप की ग्रोथ को जिसका नाम है टिश्यू कल्चर. जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग होता था वो ज़्यादा जो है डिमांड को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सका. तो साइंटिस्ट ने जो है डेवलप किया टिश्यू कल्चर इन 1950s. टिश्यू कल्चर में क्या होता है जो प्लांट का स्मॉल पार्ट होता है उसे लिया जाता है जिसे एक्सप्लांट कहा जाता है. उसे लेके जो न्यूट्रिएंट रिच टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर लैब के अंदर एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड कंडीशन में स्टेराइल कंडीशंस में से ग्रो किया जाता है और बाद में उसको डेवलप किया जाता है इनटू फुल प्लांट. और जो अनदर एग्जाम्पल होता है टिश्यू कल्चर का वो ये है कि यहाँ पे हम वायरस फ्री जो प्लांट्स होते हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की जहाँ पे हमको जो डिज़ायरेबल ट्रेड्स चाहिए होते हैं वो हमें मिल सके. टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि हमें एग्जैक्टली जो पेरेंट प्लांट होता है उसके जैसा ही जेनेटिकली सेम जो ऑफस्प्रिंग होता है वो मिलता है. लेकिन अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन करना हो डिज़ायरेबल ट्रेड्स चाहिए हो तो हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं.
तो न्यू प्लांट वैरायटी क्रिएट करने के लिए सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो प्लांट के सेल्स होते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, उसका प्रोटोप्लास्ट जो है वो आइसोलेट कर लिया जाता है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्लांट सेल ही होता है, बस उसका सेल वॉल निकाल दिया जाता है। अब ऐसे दो डिफरेंट प्लांट्स के प्रोटोप्लास्ट को जो है फ्यूज किया जाता है, जिसकी वजह से एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट क्रिएट होता है। अभी जो हाइब्रिड्स होते हैं इनको बाद में फुल्ली न्यू प्लांट्स में ग्रो किया जाता है, कंबाइनिंग ट्रेड्स फ्रॉम बोथ पेरेंट प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट ने एक हाइब्रिड प्लांट क्रिएट किया जिसका नाम है पोमेटो। क्या नाम है? पोमेटो, जो कि पोटैटो और टोमेटो के सेल्स को फ्यूज करके बनाया गया है, लेकिन ऑल्दो इट वॉजंट कॉमर्शियली अवेलेबल। उसके बाद हम बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। तो जीएमओस जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जिनके जेनेटिक मटेरियल को जो है अल्टर कर दिया जाता है ताकि वो डिजायरेबल ट्रेट्स जो है वो दे सके। उसके कुछ एडवांटेजेस जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के वो ये होते हैं कि सबसे पहले तो वो जो है एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट बन जाता है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में विथस्टैंड कर सकते हैं, जैसे कि ड्राउट है, कोल्ड, हीट, हाई सैलिनिटी है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो चैलेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी जो फूड होता है उसे ग्रो कर पाते हैं। उसके बाद जो पेस्टिसाइड का जो यूज होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ये उसका एक और एडवांटेज है। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं उनको पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया जाता है पहले ही, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स की नीड होती है वो रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बीटी क्रॉप, जिसमें जो बैक्टीरियम है बैसिलस थुरिंजेंसिस, उसका जीन होता है जो प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन, जो किल कर देता है स्पेसिफिक इंसेक्ट को। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या फिर क्रॉप होते हैं उनका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि कुछ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं उनको फोर्टिफाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस, जो विटामिन ए से भरपूर होता है, बहुत ज़्यादा विटामिन ए उसमें मिलता है, वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होता है। हायर मिनरल एफिशिएंसी भी होती है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं उनको इस तरीके से इंजीनियर किया जाता है ताकि वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सके, जिससे क्या है न्यूट्रिएंट डिप्लीशन भी जो है रुक जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो भी एक्सटेंड होती है। फिर जो एक और एडवांटेज है वो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस रिडक्शन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैन इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ क्रॉप्स, रिड्यूसिंग द वेस्टेज। तो अब हम बात करेंगे बीटी क्रॉप्स के बारे में। जो बीटी टॉक्सिन होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बैसिलस थुरिंजेंसिस से, वो एक टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक केमिकल होता है जो सर्टेन इंसेक्ट्स को किल कर देता है, लेकिन वो हार्मलेस होता है ह्यूमंस और अदर एनिमल्स के लिए। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसका जीन को आइसोलेट कर लिया और उसे क्रॉप में इंसर्ट कर दिया। कैसे क्रॉप्स? कॉटन और कॉर्न जैसे क्रॉप्स में उसको इंसर्ट कर दिया। अब ये जो क्रॉप्स बने ये उस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने लग गए, जिसकी वजह से जो भी इंसेक्ट उन्हें खाता वो मर जाता, और इस वजह से जो नीड होती थी केमिकल पेस्टिसाइड्स की वो काफ़ी रिड्यूस हो गई। अब ये काम कैसे करता है वो हमें समझना है। जो बीटी टॉक्सिन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है हमेशा, जिसको बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। जो इनएक्टिव फॉर्म होता है उसका नाम है प्रोटॉक्सिन। तो ये जब जो इंसेक्ट होता है जैसे ही आके प्लांट को खाएगा, तब क्या होगा, जो टॉक्सिन है उसके अंदर जाएगा। जैसे ही इंसेक्ट उसको इंजेस्ट करेगा, टॉक्सिन जाके टॉक्सिन जो है इंसेक्ट के अल्कलाइन गट में जाके एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ पे वो क्या करेगा, जो इंसेक्ट का गट लाइनिन होता है उसके सेल्स पे बाइंड करेगा और उसमें पोर्स क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो मर जाता है। तो इस तरीके से जो बीटी टॉक्सिन है वो काम करता है। अब हम बात करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस की। आरएनए जिसे बोलते हैं, कि उसे पेस्ट कंट्रोल में कैसे यूज किया जाता है। तो एक अनदर टेक्निक है जहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस यानी आरएनए जो है वो हेल्प करता है क्रॉप को प्रोटेक्ट करने में फ्रॉम पेस्ट एंड निमेटोड्स। फॉर एग्जाम्पल, एक निमेटोड है जिसकी हम बात करें, इसे बोलते हैं मिलॉइडोजीन इनकॉग्निटा, जो इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट को और उसके रूट्स को, और क्रॉप का जो ईल्ड है उसे रिड्यूस कर देता है। इन आरएनए
साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस जीन्स दैट प्रोड्यूस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो डीएसआरएनए होता है, टारगेटिंग द पेस्ट जीन। तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करेगा, साइलेंस कर देगा जो पेस्ट होता है उसके स्पेसिफिक एमआरएनए को। कैसे करेगा, उसको जाके बाइंड कर लेगा, उसे साइलेंस कर देगा, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एसेंशियल प्रोटीन्स, और अल्टीमेटली जो इंसेक्ट है वो मरेगा और प्लांट जो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो मेथड्स होती है इनका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर में, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो अब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिकम्बिनेंट थेरापेटिक्स। तो पहले हम बात करते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आखिरकार है क्या। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके डीएनए को कंबाइन किया जाता है टू क्रिएट अ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटीन्स और ड्रग्स। मतलब अलग अलग प्रोटीन्स, स्पेसिफिक प्रोटीन्स और ड्रग्स प्रोड्यूस करवाने के लिए हम दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन करके एक नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये जो प्रोसेस है साइंटिस्ट को अलाउ करता है टू हार्नेस द पावर ऑफ लिविंग सेल्स टू मैन्युफैक्चर सब्सटेंस दैट कैन हेल्प टू ट्रीट वेरियस मेडिकल कंडीशंस। इसका इम्पैक्ट क्या है हेल्थ केयर पे। द इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली impacted the healthcare by enabling the mass production of safe and effective therapeutic drugs। यानी कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से सेफ और इफेक्टिव थेरापेटिक ड्रग्स बना पाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मास प्रोडक्शन उनका हम कर पाते हैं। तो देखते हैं कि उसके कुछ की बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहला तो मास प्रोडक्शन ही है। जो ट्रेडिशनल मेथड्स होती थी ड्रग प्रोडक्शन की, वो काफ़ी ज़्यादा रिलाई करती थी ऑन हार्वेस्टिंग कंपाउंड्स फ्रॉम एनिमल और ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज होते थे वो काफ़ी लिमिटेड होते थे और उनको ऑब्टेन करना भी बहुत डिफिकल्ट होता था अगर लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो। लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साथ हम जो है इंसर्ट कर सकते हैं ह्यूमन जीन्स को इनटू बैक्टीरिया या फिर ईस्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और फिर प्रोड्यूस करवा सकते हैं हमारा डिजायर्ड प्रोटीन इन लार्ज अमाउंट। कितना इंटरेस्टिंग है ये। उसके बाद जो सेकंड बेनिफिट है वो है सेफ्टी। रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स जो होते हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है टू बी एज क्लोज टू ह्यूमन प्रोटीन्स एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा हो सके उतना वो रिजेंबल करेगा ह्यूमंस के प्रोटीन्स को जो हमने रिकॉम्बिनेंटली रेडी किए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रिस्क होता है अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस का, जो कि तब होते हैं जब कोई नॉन ह्यूमन सोर्स बॉडी में एंटर कर जाता है, तो वो जो है बहुत कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब इंसुलिन वॉज सोर्स फ्रॉम पिग्स और काउस, तो जो पेशेंट होते थे उनको एलर्जिक रिएक्शन हो जाती थी क्योंकि वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, ठीक है। तो जो रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन बना, हावेवर, इज मच सेफर एंड इफेक्टिवली ट्रीट्स डायबिटीज विदाउट दीज साइड इफेक्ट्स। तो साइड इफेक्ट्स नहीं होते और काफ़ी सेफ जो है ड्रग बन गया और इफेक्टिव भी हो गया। तीसरा जो है वो है इफेक्टिवनेस। रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं दैन द ट्रेडिशनल थेरापीज, सिंस दे आर प्रोड्यूस्ड इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। उनकी जो प्योरिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हायर होती है, जिसकी वजह से बहुत ही कम इम्प्योरिटीज उनमें देखने को मिलती है और इस वजह से जो ट्रीटमेंट है उसमें बहुत कम इंटरफियर होता है। अब वर्ल्ड वाइड जो है 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स जो है अप्रूव कर दी गई है ह्यूमंस के लिए ग्लोबली। इन इंडिया अलोन देर आर 12 रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स अवेलेबल इन द मार्केट। हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स। पहला है इंसुलिन। इट इज़ यूज टू मैनेज डायबिटीज। दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट एंश्योर्स दैट प्रोटीन पेशेंट्स रिसीव अ प्रोडक्ट आइडेंटिकल टू द इंसुलिन देयर बॉडीज वुड प्रोड्यूस नेचुरली। उसके बाद है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसको यूज़ किया जाता है जो ग्रोथ डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों में उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो रिकॉम्बिनेंट वर्जन है वो काफ़ी प्योर और इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद आती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ये जो है वो टारगेटेड थेरापीज होती है कैंसर्स के लिए, ऑटो इम्यून डिजीज के लिए, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनका रोल। दे आर प्रोड्यूस थ्रू रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी अलाउिंग फॉर स्पेसिफिक टारगेटिंग ऑफ डिजीज प्रोसेसेस। तो इन समरी अगर हम बात करें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रांसफॉर्म किया है जो मेडिसिन का फील्ड है उसको, बाय मेकिंग इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस ड्रग्स दैट आर सेफर, मोर इफेक्टिव एंड अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़।
तो ये था रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन के बारे में, जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन होता है, उसका क्या रोल होता है, वो कैसे क्या इफेक्टिवनेस होती है। तो अब हम बात करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंसुलिन इंपॉर्टेंट क्यों है। इंसुलिन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे पेनक्रियास सिक्रीट करते हैं, जो हमें हेल्प करता है टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स। कुछ लोग जिनको डायबिटीज होता है, पर्टिकुलरली दोज विद टाइप 1 डायबिटीज और अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, ऑफन नीड टू टेक इंसुलिन टू मैनेज देयर कंडीशन। अब चैलेंज ये था कि हिस्टोरिकली जो इंसुलिन था वो एक्सट्रैक्ट किया जाता था पेनक्रियाज ऑफ कैटल्स एंड पिग से। कैटल्स और पिग्स के पेनक्रियासिस से जो है इंसुलिन के एक्सट्रैक्ट्स निकाले जाते थे। While effective, this animal-derived insulin sometimes caused allergic reactions because it is slightly different from human insulin. Of course, अगर किसी कैटल और पिग के इंसुलिन से हमारा इंसुलिन कंपेयर किया जाए तो थोड़ा तो डिफरेंट होगा ही, तो इस वजह से बॉडी में जो है एलर्जिक रिएक्शंस होते थे। तो इसके सॉल्यूशन के रूप में ये लेके आया गया कि साइंटिस्ट ने सोचा कि इमेजिन इफ वी कुड क्रिएट ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरिया। तो इस वजह से दिस इज़ हाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने का यूज़ किया गया, और कुछ इस तरीके से काम हुआ कि हम ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करवा पाए बैक्टीरिया से। तो जो इंसुलिन होता है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, चेन ए और चेन बी, और उन दोनों को साथ में लिंक किया जाता है बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। इन ह्यूमन जो इंसुलिन होता है इनिशियली सिंथेसाइज होता है एज प्रो हार्मोन दैट इंक्लूड्स अ नॉन फंक्शनल पीस कॉल्ड द सी पेप्टाइड। यानी कि जब ह्यूमंस में इंसुलिन इनिशियली सिंथेसाइज होता है तो उसको प्रो हार्मोन कहा जाता है। उसमें एक नॉन फंक्शनल पीस होता है जिसे सी पेप्टाइड बोलते हैं, जो कि मैच्योरेशन के वक्त रिमूव कर दिया जाता है। अब 1983 में साइंटिस्ट फ्रॉम एली लिली सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड ह्यूमन इंसुलिन बाय टेकिंग द डीएनए सीक्वेंस फॉर बोथ चेन्स ए एंड चेन बी एंड इंसर्टेड देम इनटू प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड क्या होता है? सर्कुलर, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। किसका? इकोलाई का। तो इकोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में चेन ए और चेन बी का जो डीएनए सीक्वेंस है वो इंसर्ट कर दिया गया। तो ये जो बैक्टीरिया है इकोलाई, उसने वो दोनों चेन्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। बाद में जब चेन्स जो है प्रोड्यूस हो गए, उन्हें हार्वेस्ट कर लिया गया और उन्हें केमिकली कंबाइंड करवाया गया टू फॉर्म फंक्शनल ह्यूमन इंसुलिन। तो ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ हमें, ना कि सिर्फ हमें अलाउ करता है टू फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बट ऑल्सो एंश्योर्स दैट द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इज आइडेंटिकल टू दैट मेड बाय द ह्यूमन बॉडी, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। तो इस तरीके से हमने हूबहू जो ह्यूमन इंसुलिन है उसको जो है सेम इंसुलिन को हमने प्रोड्यूस करवाया फ्रॉम बैक्टीरिया, एंड दिस इज हाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वर्क्स. Now we will talk about another biotechnological application in medicine, that is gene therapy. तो जीन थेरापी क्या होता है? जीन थेरापी एक रिवॉल्यूशनरी अप्रोच है जो एक एम रखता है टू करेक्ट जेनेटिक डिफेक्ट्स बाय इंसर्टिंग नॉर्मल जीन्स इनटू पर्सन सेल। मान लीजिए किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है, उनका जो जेनेटिक मेकअप है उसमें डिफेक्ट है, तो जीन थेरापी क्या करेगा? उस पेशेंट के अंदर, उसके सेल्स के अंदर नॉर्मल जीन्स को इंसर्ट करेगा। दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन ट्रीटिंग हेरिडिटरी डिजीज। जो हेरिडिटरी डिजीज होते हैं, जो लाइक जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उनको ट्रीट करने में बहुत काम आता है। तो ये काम कैसे करता है? जब एक जीन डिफेक्टेड होता है और उसे जब डायग्नोस कर लिया जाता है किसी इंडिविजुअल के अंदर, स्पेशली इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो, तो जीन थेरापी क्या करता है? जो डिफेक्टिव जीन होता है उसे रिप्लेस करने की कोशिश करता है विद द फंक्शनल वन। जो डिफेक्टिव जीन होगा उसे रिप्लेस करके उसमें फंक्शनल जो अच्छा हेल्दी जीन होता है उसे डाला जाता है। एक केस स्टडी के बारे में हम बात करेंगे। जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरापी वाज कंडक्टेड इन 1990 फॉर अ 4-year-old गर्ल सफरिंग फ्रॉम एडीए डेफिशिएंसी। ठीक है, तो एक 4 साल की लड़की जो एडीए डेफिशिएंसी से जूझ रही थी, उसके ऊपर एक थेरापी जो है वो कंडक्ट की गई थी 1990। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को। एडीए डेफिशिएंसी जो है इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। द एब्सेंस ऑफ एडीए एंजाइम क्रूशियल फॉर इम्यून फंक्शन कैन लीड टू सेवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी।
तो इम्यून फंक्शन के लिए जो एंजाइम है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसकी वजह से जो इम्यूनो डेफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो सकती है। इसका प्रोसीजर कुछ ऐसा था कि इन दिस थेरेपी जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड एंड कल्चर। उनको पेशेंट के ब्लड से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, उनको फिर कल्चर किया गया, और एक फंक्शनल वर्जन ऑफ एडीए जीन वॉज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज सेल्स यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक व्हीकल की तरह काम करता है, जो हमारी जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा वहाँ तक हमारा जो डिजायर्ड जीन है उसे लेके जाएगा। तो जो फंक्शनल जीन था एडीए का, उसको इंसर्ट करवा दिया गया इन सेल्स के अंदर, किसका यूज़ करके? रेट्रोवायरल वेक्टर का यूज़ करके। जो इंजीनियर्ड सेल्स थे उनको वापस से पेशेंट की बॉडी में डाल दिया गया। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? वन लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज दैट दीज इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट परमानेंट। ये परमानेंट नहीं होते हैं, पीरियडिकली इनको री इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हमें, वरना ये वक्त के साथ खो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। However, if corrective gene is introduced during early embryonic development, it could potentially provide a permanent solution. अगर embryonic stage पे ही हम अगर डायग्नोस कर ले कि जेनेटिक डिसऑर्डर है और उसी वक्त हम ये थेरेपी दे दें, जीन्स को करेक्ट कर दें, तो एक परमानेंट सॉल्यूशन शायद इसका लाया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन के अंदर, जिसे हम जीन थेरेपी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक की, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी डिजीज का अर्ली डायग्नोसिस होना जरूरी क्यों होता है। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स, अगर कोई डिजीज जल्दी डायग्नोस हो जाती है तो हम उसका ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिवली कर सकते हैं। जल्दी डायग्नोस होगा तो जल्दी ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। अगर लेट डायग्नोसिस होता है तो डिजीज़ जो है वो ज़्यादा फैल सकता है और उसका ट्रीटमेंट जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे ना, जैसे कि सीरम और यूरिन एनालिसिस, वो डिजीज़ को तभी डिटेक्ट कर पाती हैं जब सिम्टम्स आने लगते हैं, और वो काफ़ी लेट हो सकता है। ठीक है, तो एडवांस टेक्निक जो है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी ने जो है हमको पावरफुल टूल्स दिए हैं जिसकी मदद से हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसमें पहला टूल जो है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर जिसे कहा जाता है। आपने कोविड में पीसीआर के बारे में बहुत सुना होगा। तो ये जो टेक्निक होती है ये अलाउ करती है टू एम्पलीफाई वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए। कितना ही छोटा कम अमाउंट ऑफ डीएनए हो, उसकी आप बहुत सारी कॉपीज बना सकते हो, उसे एम्पलीफाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो पैथोजेंस होते हैं बॉडी के अंदर उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ HIV वायरस इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट इवन बिफोर सिम्टम्स अपीयर। सिम्टम्स आने से पहले ही वो वायरस को डिटेक्ट कर लेगा। पीसीआर काम कैसे करता है? पीसीआर में रिपीटेड साइकिल्स होती हैं, ठीक है, किसकी? हीटिंग की और कूलिंग की, टू डीनेचर डीएनए। पहले डीएनए को डीनेचर करता है, डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड करता है, फिर उसको रेप्लिकेट करता है यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज। तो दिस एक्सपोनेंशियल amplification means that even tiny amounts of viral or bacterial DNA can be detected, allowing for earlier intervention. उसके बाद जो दूसरा एक टूल है वो है एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये जो मेथड होता है वो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस जो कि पैथोजेंस की तरफ से रिलीज किए जाते हैं, और एंटीबॉडीज जो कि बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में रिलीज किए जाते हैं इन अ सैंपल। अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड है तो उसकी बॉडी के अंदर जो पैथोजन गया है उसके एंटीजेंस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की होंगी। तो अगर उसका सैंपल हम लेते हैं और कोई स्पेसिफिक टेस्ट मतलब उस सैंपल को हम उस स्पेसिफिक एंटीजन या फिर एंटीबॉडी के अगेंस्ट रन करते हैं, फॉर एग्जांपल सैंपल को हमने एंटीबॉडी के अगेंस्ट रन किया है, तो अगर सैंपल में एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे तो वो उससे बाइंड कर जाएंगे। तो ये सिंपल एक प्रोसेस जो प्रिंसिपल होता है उस पर काम करता है, वो है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन विच कैन प्रोवाइड रैपिड डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन। और एक और है वो है डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन। कुछ मॉलिकुलर टेक्निक्स हैं जैसे कि ऑटो रेडियोग्राफी जो आइडेंटिफाई कर सकती है म्यूटेटेड जीन्स बाय यूजिंग टैग्ड प्रोब्स दैट बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। अगर प्रोब जो है वो बाइंड नहीं होता है तो वो इंडिकेट करता है म्यूटेशन को। तो इस तरीके से जो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस है मेडिसिन में, वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम एनिमल इंसुलिन यूज़ करते हैं तो वो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन अगर ह्यूमन इंसुलिन अनअवेलेबल है तो एनिमल इंसुलिन का यूज़ किया जा सकता है। जो इंसुलिन होता है उसे ओरली एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता बॉडी में, क्योंकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसे ब्रेक डाउन कर देगी इससे पहले कि वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचे। तो उसे जो है इंजेक्शन के तरीके से फिर इंजेक्ट करके बॉडी में दिया जाता है।
Now, let us talk about transgenic animals. Let's break down the concept of transgenic animals for clear understanding. Transgenic animals होते क्या हैं? Transgenic animals are those whose DNA has been altered to include genes from other species are known as transgenic animals. ऐसे animals जिनके DNA को अल्टर किया जाता है, चेंज किया जाता है और उनमें जो अदर स्पीसीज होती हैं उनका जो जीन होता है, जो हमारा डिजायर्ड जीन होता है, उसे इंसर्ट किया जाता है और ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स. इमेजिन टेकिंग अ जीन दैट कंट्रोल्स अ सर्टेन ट्रेट इन वन ऑर्गेनिज्म एंड इंसर्टिंग इट इनटू अनदर. कोई एक जीन है जो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट को, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है किसी एक ऑर्गेनिज्म में और हम चाहते हैं कि वो ही कैरेक्टर जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी हो, तो हम वो जीन जो है उस दूसरे एनिमल में इंसर्ट कर देते हैं. This allows the modified animal to express that foreign gene and show new characteristics. तो इस वजह से क्या होगा, जो नया एनिमल है वो उस फॉरेन जीन को, जो उसका जो दूसरा जीन है, दूसरे एनिमल का जीन है, उसे एक्सप्रेस कर पाता है और एक नया कैरेक्टरिस्टिक शो कर पाता है. Transgenic animals include a range of species such as rats, rabbits, pigs, sheep, cows, and fishes. However, more than 95% of these animals are actually mice. 95% हम लोग mice को ही use करते हैं. Now, the big question is, why are transgenic animals produced? What do we gain from this technology? Let's explore the main reasons. Okay, एक एक करके हम सारे reasons को understand करते हैं. पहला है to study normal physiology and development. फिजियोलॉजी को और डेवलपमेंट को, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है और डेवलपमेंट होता है, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करते हैं. ट्रांसजेनिक एनिमल्स हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड हाउ सर्टेन जीन्स कंट्रोल बॉडीली फंक्शंस एंड ग्रोथ. For example, by adding a gene that affects growth, like insulin-like growth factors from other species, scientists can observe what changes occur. This teaches us about the gene's role in the growth and development and how it affects normal body process. Secondly, the second reason is study of disease, like researching of disease. These animals can be created to model human disease. कोई एक डिजीज जो पर्टिकुलरली ह्यूमंस में होता है वो हम लोग एनिमल्स में प्रोड्यूस करवा के उस पर रिसर्च कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट मिमिक डिजीज सच एज कैंसर, cystic fibrosis, arthritis, and Alzheimer's. By studying these models, researchers can learn about how disease develop and explore possible treatments in a way they couldn't with human patients directly. जो चीजें, जो ट्रीटमेंट्स हम लोग डायरेक्टली ह्यूमन पेशेंट्स पे नहीं कर सकते, जो रिसर्चेस हम डायरेक्टली ह्यूमन पेशेंट्स पे नहीं कर सकते, वो हम इन एनिमल मॉडल्स पे करते हैं उनके अंदर ये डिजीज को प्रोड्यूस करवा के. उसके बाद आता है प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. ओके, कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए भी हम जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ डिजीज जो होती हैं उनमें they require medicines made from proteins that our bodies might lack. ठीक है, हमारी बॉडी में जो कुछ प्रोटीन्स नहीं बनते हैं, कुछ डिजीज जो है उनकी जो मेडिसिन होती है उसमें वो प्रोटीन्स चाहिए होते हैं. ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी engineered टू प्रोड्यूस दीज वैल्यूएबल प्रोटीन्स. और ट्रांसजेनिक एनिमल्स को कुछ इस तरीके से हम इंजीनियर कर सकते हैं कि वो उन प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने लग जाए. फॉर इंस्टेंस, protein called alpha-1 antitrypsin used for treating a lung disease called emphysema. Okay, emphysema को जो ट्रीट करने के लिए जो प्रोटीन जरूरी होता है alpha-1 antitrypsin can be produced in transgenic animals. ठीक है, तो in 1997 एक ट्रांसजेनिक काउ थी जिसका नाम था रोजी, was even able to produce milk enriched with human protein अल्फा लैक्टल अल्ब्यूमिन. ठीक है, तो ये जो काउ थी वो अल्फा लैक्टल अल्ब्यूमिन को भी वाला जो प्रोटीन वाला जो मिल्क है वो प्रोड्यूस कर पा रही थी, विच इज मोर बैलेंस्ड फॉर इन्फेंट्स देन रेगुलर काउ मिल्क. Now we will talk about some more fields where transgenic animals are used. Next is vaccine safety. For testing vaccine safety, transgenic mice are often used to test the safety of vaccines. जो वैक्सीन्स की सेफ्टी होती है उनको टेस्ट करने के लिए माइस को यूज किया जा सकता है.
अगर हम लोग डायरेक्टली ह्यूमंस पे टेस्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स इट कुड बी डेंजरस। तो माइस वगैरह पे जो है वो टेस्ट करके देखा जा सकता है, like the polio vaccine before they are given to humans. This can help avoid potential issues and is more ethical and reliable alternative to using primates for testing. नेक्स्ट इज केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। ठीक है, कोई केमिकल है, उसकी टॉक्सिसिटी टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज किया जा सकता है। सम ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर स्पेसिफिकली मॉडिफाइड टू बी मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक केमिकल्स। ठीक है, उनको इस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है कि वो उस केमिकल को लेके सेंसिटिव हो, वो केमिकल उन पे एक्ट कर सके। बाय स्टडिंग हाउ दीज एनिमल्स रिस्पॉन्ड, साइंटिस्ट कैन क्विकली gauge the potential safety of chemicals or drugs without prolonged studies. So this is how transgenic animals helps us to study various diseases, like, and to study vaccine safety, for to understand the toxicity of certain chemicals, for producing biological products, and also in like to study normal physiology and development. So these are like, because of this, all of these uses, transgenic animals becomes very important for research purpose. All right, now let us talk about some important ethical issues surrounding genetic modification and the use of bioresources. कोई भी बायोरिसोर्सेज का ही हमको यूज करना हो, कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना हो, तो उसके पीछे कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं। ठीक है, जिनको हमें मान के और उसके हिसाब से ही हमें काम करना पड़ता है। As we explore this topic, think about the balance between scientific progress and the respect for nature, communities and traditional knowledge. हम जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं साइंटिफिकली, वो कभी भी नेचर के अगेंस्ट में नहीं जानी चाहिए, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में नहीं जानी चाहिए, या फिर कोई ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसके अगेंस्ट में नहीं जानी चाहिए, और उसे हम कहते हैं एथिकल इश्यूज। Ethical issues in genetic modification. The power to modify the genes of living organisms is incredible. बहुत ही incredible सा ये power है कि हम living organisms के जो genes हैं उनको modify कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ serious responsibilities भी आती हैं। जो अनचेक्ड मैनिपुलेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का, उसकी वजह से एनवायरमेंट में अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स हो सकते हैं, और वो बायोडाइवर्सिटी को भी इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स के साथ उनके जीन्स को जो मॉडिफाई कर रहे हैं, ये सब चीजें जो हैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करनी होती है। इसके साथ जो है एक बहुत काफी सारा रिस्क भी हो सकता है एनवायरमेंट को और बायोडाइवर्सिटी को। Therefore, there is a need for regulation that ensures we are using this technology wisely and safely. In India, an organization called the Genetic Engineering Approval Committee (GEAC) was established to oversee and regulate genetic modifications research. इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है इस्टेब्लिश किया गया था, और ये जो है ध्यान रखती है कि जो मॉडिफिकेशन पे रिसर्च हो रहा है उसके ऊपर ध्यान रखती है कि कोई भी उसका मिसयूज ना करे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that any genetically modified organism are safe before being released into the environment or used by the public. कोई भी चीज जो कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, वो एनवायरमेंट में रिलीज करने से पहले या फिर पब्लिक को यूज करने के लिए दिए जाने से पहले उसको बहुत अच्छे से चेक करती है कि वो सेफ तो है। अगर नहीं है तो उसे फिर आगे रिलीज नहीं करने दिया जाएगा। तो ये काम कौन करता है? जेनेटिक अप्रूवल, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे concerns about patents. Another ethical issue involves patents. These are legal rights that give companies exclusive control over certain products or processes. Patents के बारे में अगर आपको पता होगा तो patent का मतलब यही होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडिविजुअल है जिसने कोई भी प्रोसीजर को या फिर एनीथिंग जिसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया हो या फिर प्रोसेस बनाई हो, तो वो उसका पेटेंट ले लेती है। उसका मतलब ये है कि उसे सिर्फ वही यूज कर सकती है। ठीक है, और वो उस पेटेंट को फिर सेल भी कर सकते हैं। लाइक उस प्रोसेस, फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेस है
जो उन्होंने बनाई है। अब वो प्रोसेस को दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता विदाउट पेइंग देम, ठीक है, तो उसे पेटेंट बोलते हैं। When it comes to bioresources, this becomes a problem because companies sometimes claim patents on plants, animals, or traditional knowledge that has been that has been known and used by indigenous communities for centuries. अब कभी-कभी क्या होता है कि ये जो कंपनीज होती है वो क्या करती हैं, कुछ प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, कुछ ट्रेडिशनल जो नॉलेज है जिसे बहुत टाइम से, सेंचुरी से यूज किया जा रहा होता है, उसके ऊपर अपना पेटेंट जो है दायर करने की कोशिश करती हैं। तो वो फिर जो है एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाता है। दिस कैन बी अनफेयर, ठीक है, as it prevents local people from freely using resources that are part of their cultural heritage. इसकी वजह से जो लोकल लोग रहते हैं, जो हमेशा से उन चीजों को यूज करते आए हैं, अब अगर कोई कंपनी उसे पेटेंट में ले लेती है तो वो उन लोगों को उस चीज को यूज करने से प्रिवेंट करता है। तो ये भी एक इशू जो है आ जाता है। Now we will talk about the basmati rice case, the basmati rice controversy. One example of this is basmati rice, a unique variety with a distinct aroma and flavor. ठीक है, बासमती राइस जो है राइस की काफी अच्छी वैरायटी है, जिसका अरोमा फ्लेवर सब कुछ बहुत अच्छा है, और जो कि इंडिया में फ्रॉम सेंचुरीज कल्टीवेट होती आ रही है। अब 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने जो है पेटेंट रिसीव कर लिया फॉर अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन बासमती राइस क्रॉस्ड विथ अदर वैरायटी। जो इंडियन बासमती राइस था उसको किसी दूसरे वैरायटी के साथ क्रॉस किया गया, और जो नया वैरायटी बना उसके ऊपर अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट रिसीव कर लिया। This patent even allowed the company to restrict other people from selling basmati. अब दूसरे लोग वो बासमती को सेल तक नहीं कर सकते, which led to outrage as basmati rice is a cultural and agricultural treasure in India. So similar cases have been occurred with other traditional Indian resources such as turmeric and neem. Many companies have tried to patent uses or products derived from these plants, which are already widely used in Indian medicine and culture. So this is a serious problem. ऑफ कोर्स टर्मरिक और नीम जो है हर कोई यूज करता है। अब उसका कोई प्रोडक्ट बना के अगर कोई बोले कि अब टर्मरिक और नीम सिर्फ हम यूज करेंगे बिकॉज हमने पेटेंट रिसीव किया, तो दैट वुड बी अनफेयर। Okay, so this is one of the problem. Next, we will talk about biopiracy. What is biopiracy? These cases fall under the term biopiracy. ये जो भी cases हमने देखे वो biopiracy के अंदर आते हैं। Biopiracy occurs when companies or organizations exploit the biological resources and traditional knowledge of one country or culture without proper permission or compensation. ठीक है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल रिसोर्स है, कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है किसी कंट्री का या फिर कल्चर का, उसे कुछ कंपनीज जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती हैं विदाउट परमिशन, प्रॉपर परमिशन भी नहीं ली जाती है और ना ही कोई कंपेंसेशन होता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज माइट यूज प्लांट वेराइटीज और मेडिसिनल नॉलेज फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज विदाउट शेयरिंग प्रॉफिट्स और क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो होती रहती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे द ग्लोबल इम्बैलेंस की। अब जो ethical problems है with biopiracy is the that many industrialized countries are rich in technology and finances but they lack biodiversity and traditional knowledge। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज है जो इंडस्ट्रियलाइज्ड है, उनके पास काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, पैसे भी बहुत है, लेकिन उनके पास बायोडाइवर्सिटी नहीं है और ट्रेडिशनल नॉलेज भी नहीं है। तो इन कॉन्ट्रास्ट ऐसी कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग countries हैं in the developing world which have rich biodiversity and knowledge of natural resources passed down for generations. This knowledge is valuable as it can save time and resources in creating new products. However, if industrialized countries misuse it without fair compensation, it creates a significant injustice, and this is a very true thing. Okay, so why this matters, ये चीजें इतनी मैटर क्यों करती है? These issues remind us that as we make advances in science and technology,
we must also respect the contribution of nature and traditional cultures. Of course, हमको अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, ट्रेडिशनल कल्चर्स जो है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड फेयर रेगुलेशंस आर नेसेसरी टू एंश्योर दैट साइंटिफिक प्रोग्रेस दैट बेनिफिट्स एवरीवन एंड डज नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग आवर natural and cultural heritage. So, in summary, ethical issues in genetic modification and the patenting of bioresources highlight the need for careful regulation, respect for traditional knowledge, and fair compensation for the use of bioresources. Only with these protections can we responsibly advance in areas like biotechnology while ensuring justice and sustainability. So, in exploring genetic modifications and the ethical issues surrounding bioresources, we have gained insight into both the remarkable potential and the profound responsibilities that come with scientific advancement. As we move forward, it is essential to balance innovation and ethics, ensuring that our actions are safe, fair, and respectful to both nature and culture. By embracing responsible practices, and respecting traditional knowledge, we can build a future where biotechnology serves humanity sustainably and inclusively. Let us remember that true progress is achieved not only by what we create, but how we use it to uplift and protect all forms of life. So that's all for this topic, this chapter. Here we end this video lecture. If you like this video, uh, please subscribe to the channel. If you have any doubts, queries, or any suggestions, please put it in the comment box. Thank you.